ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत के पहले वंश को गुलाम वंश कहते हैं हम। और इस गुलाम वंश की नींव किसने डाली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब प्रश्न यह आता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्किस्तान के एक कुतुबी जनजाति के तुर्क थे, जो कि मोहम्मद गौरी के एक विश्वसनीय गुलाम थे। मोहम्मद गौरी के वैसे तो 4 गुलाम थे, जिनमें से कुतुबुद्दीन ऐबक को उन्होंने भारत का जो क्षेत्र उन्होंने जीता था, वो क्षेत्र कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया था। और इस क्षेत्र में राज करते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। ये इस प्रकार से गुलाम वंश का आप कहें आरंभ होता है। अब कुतुब कुतुबी वंश भी इसको कह सकते थे, ठीक है, लेकिन गुलाम वंश ही कहा गया क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को हमेशा जो मोहम्मद गौरी थे उनका गुलाम के रूप में ही स्वीकार किया। और भले ही मोहम्मद गौरी के एक भतीजे होते हैं, वो इनको आजाद कर देते हैं इनकी गुलामी से या दासता से, लेकिन उसके बाद भी ये मानते हैं कि जो क्षेत्र पर मैं राज कर रहा हूँ, ये मेरे द्वारा जीता हुआ नहीं है, ये मोहम्मद गौरी द्वारा जीता गया है, तो उनकी मेरे लिए क्या है, एक भेंट है। इस प्रकार से इस क्षेत्र को वो हमेशा उनका एहसान मान करके ही चलाते हैं, ठीक है। इसलिए हम कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी नहीं कहते हैं। उसका एक और कारण है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर स्थापित की थी। कारण ये था कि मोहम्मद गौरी के 4 गुलाम थे, जो कि मैं पहले बता भी चुका हूं आपको। कुबाचा, यल्दौज, बख्तियार खिलजी और कुतुबुद्दीन ऐबक। और जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु होती है, तो मोहम्मद गौरी हर किसी को कुछ कुछ क्षेत्र देकर के चला जाता है, मतलब मर जाता है। और उस स्थिति में हर एक गुलाम जो होता है वो दूसरे के क्षेत्र को जीत करके अपने में हासिल शामिल करने का प्रयास करता है। इस खतरे से बचने के लिए इन्होंने लाहौर में अपनी राजधानी स्थापित की, ताकि अगर कोई आक्रमण होता है तो उसको वहीं पर रोक सके। इन्हें कुरान खां के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि ये ऐसा माना जाता है कि इनको पूरी कुरान जो थी कंठस्थ थी और बहुत अच्छे कुरान ये पढ़ते थे। इस बात से खुश होकर के मोहम्मद गौरी ने इनको कुरान खां की उपाधि भी दी थी, ठीक है। इसके बाद ये मोहम्मद गौरी के शाही घुड़साल के अधिकारी के रूप में कार्यरत थे, जिस कारण से इन्हें अमीर ए आखुर कहा जाता है, ठीक है। अमीर ए आखुर कौन होता है? शाही घुड़साल जो है उसको अमीर आखुर कहा जाता है। तो ये जो भी आपके अरबी फारसी के जो शब्द होंगे, इनको आप याद कर लीजिएगा, ऐसे इनके अर्थ पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। 25 जून 1206 के दिन इन्होंने लाहौर में अपनी राजधानी स्थापित की और भारत की सत्ता को संभाल लिया, राइट। अब देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में बहुत सारी बातें पढ़ने या लायक नहीं है, ठीक है, बहुत डिटेल में हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, बट जो जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है, उस पर हम थोड़ा सा नजर ले लेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुछ विरासतों का भी निर्माण कराया था यहाँ पर, जैसे कि कुतुब मीनार का नाम आप जानते ही हैं। इसके अलावा 2.5 दिन का झोपड़ा है ना। और पहली जो मस्जिद है, वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक ऐबक द्वारा ही स्थापित की गई थी, और उस मस्जिद का नाम था कव्वत उल इस्लाम, ठीक है। तो भारत की जो प्रथम मस्जिद है वो किसने बनाई थी, अगर प्रश्न आता है तो आपका ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी, जो कि कुव्वत उल इस्लाम के नाम से जानी जाती है। और दूसरी 2.5 दिन का झोपड़ा है, जो कि अजमेर का एक बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध कहें कि एरिया है, और कई बार आपने एग्जाम्स में इसका नाम सुना भी होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श और पील बख्श कहा जाता था। लाख बख्श इसलिए क्योंकि लाखों का दान दे दिया करते थे। बख्श मतलब होता है दान देना। आपने कई बार हिंदी मूवीज में नाम सुना होगा बख्शीश, ठीक है। तो बख्शीश मतलब क्या होता है? कुछ देना, भेंट देना। तो बख्श मतलब दान देने वाला। तो लाख बख्श जो लाखों का दान दे दे, और पील बख्श जो हाथियों का दान दे, उसे पील बख्श कहा जाता है, राइट। इसके अतिरिक्त कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में ये कहा जाता है कि इन्होंने अपने जीवन में या अपने कार्यकाल में कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। इसीलिए गुलाम वंश में पहली सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला व्यक्ति जो है वो इल्तुतमिश को माना जाता है, ठीक है। अब एक और उपाधि इनको मिली है मलिक एवं सिपल सहार की। तो ये आप याद कर लीजिएगा, बाकी इसमें कुछ ऐसा है नहीं। चलिए, तो देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में हमने जो जो डिस्कस किया था, मैं एक बार थोड़ा ब्रीफिंग कर दे रहा हूँ, एक कहानी के तौर पे याद कर लेंगे आप इसको। कुतुबुद्दीन ऐबक कैसे भारत आया? तो ये मोहम्मद गौरी के गुलाम के रूप में भारत आया, और मोहम्मद गौरी ने 2 युद्ध लड़े थे। 1191 का 11
1191 का, जहां पर तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी की पराजय हुई थी, है ना। इसके बाद नेक्स्ट ईयर में इन्होंने 1192 में चंदावर के जो राजा थे उनकी सहायता से पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। तो दो युद्ध होते हैं तराइन के। पहला होता है 1191 में, 1191 में पृथ्वीराज चौहान बनाम मोहम्मद गौरी, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से पराजित कर देते हैं। और दूसरा होता है 1191 में, 1191 में तराइन का द्वितीय युद्ध, जहां पर पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं मोहम्मद गौरी से। लेकिन वहां पर जो मेन जो टर्निंग पॉइंट था वो था, किसने इनकी सहायता की थी, आप रिकॉल कर लीजिए। चंदावर के राजा कौन थे? जयचंद, राइट। अब इसके 2 साल बाद फिर से 94 में लगभग चंदावर के जो जयचंद हैं उनको हरा करके मोहम्मद गौरी वो जो क्षेत्र था, जो कहे कि एक शक्तिशाली क्षेत्र था भारत का, उसको जीत लेते हैं। और उसका छोटे मोटे लड़ाइयों द्वारा वो 1200 ईस्वी तक अपना अच्छा खासा साम्राज्य यहाँ स्थापित कर लेते हैं। और 1206 में फिर इनकी मृत्यु हो जाती है मोहम्मद गौरी की। और उसके बाद 1208 से जो है गद्दी पर कौन बैठता है, सॉरी 1206 से गद्दी पर बैठते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो ये एक हल्की फुल्की आपकी कहानी है जिसको आपको याद रखना है। कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबी जाति के या कहे कि जनजाति के व्यक्ति थे, इसलिए इनको कुतुबी तुर्क भी कहा जाता है। कुतुबी याद रखना कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से है। इसके अतिरिक्त कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत अच्छा कुरान पढ़ते थे, तो इनको एक उपाधि दी गई थी, है ना, कुरान पढ़ने के लिए। क्या उपाधि थी, अभी अभी बताया है आपको मैंने। इनको लाख बख्श कहा जाता था, पील बख्श कहा जाता था। लाख बख्श का अर्थ क्या होता है, पील बख्श का अर्थ क्या होता है, ये भी डिस्कस हो चुका है। दूसरी बात, इन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में कभी भी सुल्तान शब्द की उपाधि धारण नहीं की। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं इनकी। अब बात करते हैं कि इन्होंने क्या क्या डेवलपमेंट किया। तो कुतुब मीनार बनाने का श्रेय इनको जाता है। आरंभ इन्होंने किया, अंतिम रूप से चाहे उसको इल्तुतमिश ने पूरा किया। इसके अलावा 2.5 दिन का झोपड़ा है वो इन्होंने बनाया है। ठीक है, कौवत उल इस्लाम नामक पहली मस्जिद बनाने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है, राइट। कुतुब मीनार का निर्माण तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया है, लेकिन कुतुब मीनार किसके नाम पर बनाई गई है? आंसर रहेगा आपका कि सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन ऐबक बख्तियार काकी। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन ऐबक बख्तियार काकी नामक सूफी संत के नाम पर इस मीनार का नाम कुतुब मीनार रखा है, राइट। अभी कई बार क्या होता है, प्रश्न आता है एग्जाम में कि कुतुब मीनार का नाम कुतुब मीनार क्यों रखा गया है, और ऑप्शन होता है कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर, कुतुबुद्दीन ऐबक बख्तियार काकी के नाम पर। ठीक है, तो आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था तो इसलिए इसका नाम कुतुब मीनार है, तो ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। तो याद रखना है सूफी संत के नाम पर ये नाम रखा गया है। इसी क्रम में 1210 में एक खेल होता है चौगान, जहां पर घोड़े में बैठ करके, जो आपने देखा होगा कई बार, जैसे पोलो होता है ना, पोलो आपने देखा होगा, डंडी से मारते हैं बॉल को। तो घोड़े पर बैठ करके बॉल को डंडी से मारने वाला जो एक गेम होता है उसको चौगान कहते हैं। और उसी खेल को खेलते हुए ये घोड़े से गिरे और इस समय इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार ये कुतुबुद्दीन ऐबक का जो कार्यकाल है वो इतना छोटा सा ही है, कुछ बहुत ज्यादा इसमें है नहीं। तो हम आगे चलते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद देखिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम जो दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं उसमें एक क्रम है राजाओं का या शासकों का, तो उस क्रम को हम नहीं ब्रेक करेंगे। जनरलाइज मैनर में पढ़ते हुए हम बोलते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद सीधे इल्तुतमिश का नाम ले लेते हैं, बट इल्तुतमिश से पहले आराम शाह नामक जो व्यक्ति है वो यहाँ पे शासक बने, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद आराम शाह गद्दी संभालते हैं 1210 में। लेकिन ये जो व्यक्ति है ये बहुत ही अयोग्य होता है और इसमें इतनी क्षमता नहीं होती कि ये राज्य को संभाल सके। इस वजह से जो तुर्की अमीर होते हैं वो क्या करते हैं, राजा तो इसको बना देते हैं, लेकिन उस क्षेत्र को थोड़ा सा ताकतवर बनाने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में ताकतवर जो गवर्नर होते हैं उनको नियुक्त कर देते हैं, जिनमें से इल्तुतमिश को बदायूं का गवर्नर नियुक्त किया जाता है। और जो इल्तुतमिश है वो ये जानते हुए कि आराम शाह बहुत ही कमजोर व्यक्ति है और अधिक से अधिक लोग इल्तुतमिश के साथ हैं, तो वो उसकी हत्या कर देता है और जो गद्दी है उसको अपना लेता है। तो इस प्रकार से आराम शाह बहुत लंबे समय तक तो राज नहीं कर पाते हैं। कुछ समय में ही इनकी मृत्यु करके ये इल्तुतमिश गद्दी पर बैठता है और उसी समय ये
दिल्ली को अपनी राजधानी घोषित कर देता है। ठीक है, अब आते हैं हम इल्तुतमिश पर। तो इल्तुतमिश देखिए 1210 से, क्योंकि 1210 में एक साल भी अच्छे से राज नहीं कर पाए थे आराम शाह। नाम आपको याद रखना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह गद्दी पर बैठे, आराम शाह के बाद फिर इल्तुतमिश आराम शाह को मार करके गद्दी पर बैठे, और इनका जो शासनकाल है वो गुलाम वंश का लगभग एक बहुत बड़ा शासनकाल है, जो कि 26 वर्ष का है, 1210 से लेकर के 1236 तक का। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक रिश्ते में तो, सॉरी, इल्तुतमिश रिश्ते में तो कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद लगते थे, और यही कारण था कि इनको उत्तराधिकारी मान लिया गया, है ना, वरना उत्तराधिकारी मानने का कोई रोल था नहीं। अब ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो कुतुबी वंश के थे, ये उनके दामाद हैं, पुत्र होते तो ये भी कुतुबी वंश के होते, दामाद हैं तो इनका वंश क्या है, शमशी वंश है, ये भी याद कर लीजिएगा आप। तो शमशी वंश के हैं कौन, इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश किस वंश के शासक हैं, शमशी वंश के। ठीक है, इसीलिए इस समय को या इनके वंश को शमसी वंश भी कहा जाता है, और इन्हें भारत में शमसी वंश का संस्थापक भी माना जाता है। हालांकि वंश तो गुलाम वंश चल रहा है, लेकिन अब गुलाम वंश के अंदर भी अपने अपने नाम से उसको चलाते थे, राइट। चलिए अब बात करते हैं इल्तुतमिश की। तो इल्तुतमिश जो हैं वो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद एक अच्छे शासक के रूप में उभरे, और इनकी जो ख्याति है, इस बात को हम यहाँ से जान सकते हैं कि उस समय के जो खतरनाक कह सकते हैं कि एक ताकतवर गुलाम थे कुबाचा, उनको हराने में इनका बहुत ज्यादा योगदान रहा, राइट। और देखते हैं आगे हम इसको। 1220 में मंगोलों ने भारत की पूर्वी सीमा पर आक्रमण किया। तो यहां से यह भी याद रखना है आपको कि मंगोलों का पहला आक्रमण किसके कार्यकाल में हुआ था। तो याद रखेंगे आप, किसके कार्यकाल में हुआ था, इल्तुतमिश के कार्यकाल में हुआ था। तो इल्तुतमिश के क्या क्या मुख्य कार्य जान लेते हैं। इल्तुतमिश ने आराम शाह को मार करके गद्दी हासिल की। उसके बाद गद्दी हासिल करते ही शमशी वंश की स्थापना इन्होंने की वहां पर। ठीक है, दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, और सुल्तान की उपाधि स्वयं धारण कर ली, यानी कि खुद को ही सुल्तान बोल दिया इन्होंने, राइट। इसके साथ ही साथ मंगोलों का पहला आक्रमण जो है वो भारत में इल्तुतमिश के समय में हुआ था, जिसको इल्तुतमिश ने बहुत अच्छे तरीके से निभा लिया था, यानी कहें कि मंगोलों को भारत से खदेड़ दिया था, बाहर भगा दिया था, राइट। और जो गुलाम कुबाचा थे उनके साथ भी इनका युद्ध हुआ, और ये युद्ध जो है इसको तराइन का तृतीय युद्ध के रूप में भी जाना जाता है, या कहें कि तराइन का तृतीय युद्ध से कहा जाता है, जो कि 1213 ईस्वी में लगभग हुआ था। डेट यहाँ पर नहीं लिखी है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, और इन्होंने एक प्रथा चलाई थी जिसको बोलते हैं इक्ता प्रथा। इक्ता प्रथा क्या होती है कि जैसे माना कि आप जॉब कर रहे हो, आप टीचर हो किसी स्कूल में। अब आप टीचिंग करते हो तो टीचिंग करने के एवज में आपको कुछ मेहनताना मिलता है, सैलरी मिलती है। तो इल्तुतमिश ने वो सैलरी जो है नगद ना दे करके भूमि के रूप में देने का जो प्रथा थी उसको स्टार्ट किया था। तो उस समय जो भूमि का जो टुकड़ा दिया था उसको हम इक्ता कहते थे। ठीक है, और उस भूमि से ही व्यक्ति अपना जो भी फसलें उगा करके, या कहें कि उसमें कृषि करवा करके अपने लिए प्राप्त कर लेता था। ठीक है, तो मतलब ये कहें कि सैलरी नहीं दी तो एक भूमि दे दी, और बोला कि इससे आप जो कमाना है आप कमाओ, ये आपकी है। इस तरह से यहाँ पर इक्ता प्रथा चलाई गई थी। इंपॉर्टेंट ये है कि इक्ता प्रथा किसने चलाई, इल्तुतमिश ने चलाई। और इक्ता प्रथा होती क्या है, तो नगद वेतन के स्थान पर भूमि दान देने की प्रथा को इक्ता प्रथा कहा जाता है। आगे बहुत सारी ऐसी प्रथाएं आएंगी मुस्लिम काल में, वो सभी आपको याद रखनी है। भारत में मुस्लिम शासन में सर्वप्रथम अरबी सिक्के चलाने का श्रेय भी इल्तुतमिश को जाता है। ठीक है, और इससे पहले भी अरबी सिक्के चला करते थे, लेकिन कहें कि भारतीय कामकाज में पहली बार सिक्कों का प्रयोग करने का श्रेय किसको दिया है, इल्तुतमिश को दिया है। और इन्होंने टकसाल का नाम लिखने का भी प्रथा जो है वो चलाई थी। ठीक है, जैसे माना कि आपका घोड़ा है, आपने घोड़े के गर्दन पे, पीठ पर, कहीं पर क्या क्या एक मोहर लगा दी। ठीक है, और उस पर नंबर डाल दिया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इस प्रकार से। तो हर एक चीज पर जहाँ, या कहें कि हर एक घोड़े पर आपकी मोहर रहेगी, आप पहचान कर लेंगे कि ये आपका घोड़ा है, किस नंबर का है, एंड ऑल। ठीक है, तो भारत में पहली सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला व्यक्ति इल्तुतमिश था। अच्छा, इल्तुतमिश को सुल्तान के रूप में स्वीकार किसने किया, तो बगदाद के खलीफा थे। देखिए आप लोग जानते हैं, आपने पढ़ा होता है
और एक बार डिस्कशन भी हुआ था हमारा जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे थे, तो वहां पर खिलाफत आंदोलन में कि जो बगदाद के जो खलीफा थे उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा था यूरोपियन द्वारा, तो इस वजह से खिलाफत आंदोलन का आरंभ हुआ था। ठीक है, तो जो खलीफा है वो मुस्लिमों के सबसे बड़े धर्मगुरु माने जाते थे और ये बगदाद में रहा करते थे। राइट, अब बगदाद के जो खलीफा होते थे वो वहां पर रहते हुए जितने भी क्षेत्र में मुस्लिमों का राज होता था उसको क्या करते थे, कंट्रोल किया करते थे। तो बगदाद के तात्कालिक खलीफा जिनका नाम उल मुंतसिर बिल्लाह था, ये नाम इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। उल मुंतसिर बिल्लाह ने इल्तुमिश को सुल्तान ए हिंद की उपाधि दी, यानी कि हिंदुस्तान का सुल्तान इनको कहा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? एक बार कंफर्म कर दीजिए, बोल लीजिएगा आप लोग, ये जो बताया है क्लियर है ना यहाँ तक? जिन्होंने जो पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हैं उनसे मैं स्पेशली जानना चाहूंगा। पंकज सर, रेनू मैम, आपको वॉइस आ रही प्रॉपर? ठीक है, ठीक है, बाकी तो मैं रिकॉर्डिंग करके इसको भेज दूंगा, आप सुन लीजिएगा। तो देखिए, ये शॉर्ट शॉर्ट करके हम पढ़ रहे हैं, एक ब्रीफिंग भी ले ले रहे हैं इसकी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या क्या इंपॉर्टेंट किया था वो मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, फिर से बता देता हूँ। राइट, अभी तक हमने इल्तुतमिश का पढ़ा है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था? पहली बात तो कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? कुतुबी जनजाति का एक व्यक्ति था जिसने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की, या कहें कि कुतुबी वंश की स्थापना की। कुतुबी वंश का संस्थापक भी इसको कहा जाता है। ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था जो मोहम्मद गौरी के साथ भारत आया और भारत के राज्यों को जीतने के बाद यहाँ पर शासन करने के लिए मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ दिया था। इसीलिए इसने अपने वंश को गुलाम वंश कहा, क्योंकि ये एक कहें कि विश्वसनीय गुलाम था मोहम्मद गौरी का। इन्होंने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी। कारण ये था कि भाई कुतुबुद्दीन ऐबक, सॉरी, मोहम्मद गौरी के जो अन्य गुलाम थे वो भी भारत पर आक्रमण कर सकते थे, तो उनसे बचने के लिए लाहौर में इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। इसके अतिरिक्त इनका जो उपाधियां थी उनमें लाख बख्श, पील बख्श और भी दो तीन उपाधियां आपको मैंने बताई थी। राइट, पील बख्श मतलब होता है हाथियों का दान देने वाला, लाख बख्श मतलब होता है लाखों का दान देने वाला। राइट, समझ रहे हैं? इनको सिपल सिपल सलाहकार की उपाधि भी इन्होंने धारण की थी। क्लियर है? फिर इन्होंने एक सबसे पहली मस्जिद का निर्माण कराया। दूसरा, इन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया। तीसरा तो आप जानते ही कुतुब मीनार इन्होंने बनाई। आरंभ इन्होंने कराया, अंतिम रूप से पूर्ण उसको इल्तुतमिश द्वारा किया गया था। ठीक है, इसके अतिरिक्त और कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है जो आपको पढ़ना हो। ठीक है, हाँ। फिर हमने आराम शाह के बारे में पढ़ा, और आराम शाह कौन थे? आराम शाह ये कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र थे जो कि बहुत ही अयोग्य थे, अक्षम थे। इस कारण से उनकी अक्षमता का फायदा उठाते हुए इल्तुतमिश ने, जो कि उस समय बदायूं का गवर्नर था, याद रखना है आपको, ये भूलना नहीं है। तो इल्तुतमिश जो कि बदायूं का गवर्नर था, उसने आराम शाह को मार दिया और गद्दी पर खुद बैठ गया और खुद को सुल्तान कह दिया उसने। तो गद्दी पर बैठते ही तो उसने अपने को सुल्तान कहा, लेकिन वास्तविक रूप से उसको सुल्तान की उपाधि बगदाद के खलीफा अल मुंतसिर बिल्लाह द्वारा दी गई थी। ठीक है, और उनको सुल्तान हिंद कहा गया था। अब इल्तुतमिश के बारे में अगर हम जाने तो ये शमशी वंश के शासक थे, या कहें कि शमशी वंश से इनका संबंध था। ठीक है, तो इसलिए शमशी वंश का इनको संस्थापक कहा जाता है। भारत में रहेंगे गुलाम वंश के अंदर ही ये। ठीक है, इसके बाद इनके समय में पहली बार मंगोलों ने आक्रमण किया भारत में। दूसरी बात कि इन्होंने जो एक और अन्य गुलाम थे कुबाचा, उसको हराया था। राइट, और भारत के क्षेत्र से बाहर या सीमा से बाहर खदेड़ दिया था। इसके अतिरिक्त इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। राइट, मतलब निर्माण नहीं, निर्माण पूरा करवाया था। तो ये कुछ बातें हैं जो इल्तुतमिश के संबंध में जानने वाली हैं। तो यहां तक जो हमने अभी डिटेल में समझा था उसको एक बार और रिवाइज मैंने आपको करा दिया है। क्लियर है? यस और नो बताइए। ठीक है, अब इल्तुतमिश ने अपने शासन को और सशक्त बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए 40 तुर्कों का एक समूह बनाया जिसको तुर्कान ए चहलगानी कहा गया। तो तुर्कान मतलब तुर्क के, चहलगानी मतलब कि 40 सरदार। तो 40 सरदारों का एक समूह बनाया, और कारण इसका ये था कि भाई ये जो गुलाम वंश के शासक थे ये सब तुर्किस्तान से आए हुए थे यहाँ पर, और क्योंकि तुर्किस्तान से आए थे तो इसलिए तुर्की जो लोग थे, जो यहाँ पर तुर्की लोग थे, धनाढ़ वर्ग के थे, जो तुर्की अमीर कहे जाते थे, उनका हस्तक्षेप रहता था। इससे पहले ही मैंने आपको बताया था कि तुर्की अमीरों ने ही इल्तुतमिश को बदायूं का गवर्नर घोषित किया था। तो तुर्की अमीरों का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप रहता था, और ये बात इल्तुतमिश भी जानते थे। अब ये चाहते थे कि हस्तक्षेप अगर है
तो मेरे सामने हो, मेरे पीठ पीछे ना हो, इसके लिए इन्होंने 40 सरदारों का एक समूह बनाया और उनको विश्वास में लेते हुए अपना शासनकाल आराम से चलाया। ठीक हो गया। इसके बाद प्रश्न ये भी आता है कि तुर्कान चहलगानी अगर बनाया इल्तुतमिश ने तो कब किसने इसको समाप्त किया? तो समाप्त करने का श्रेय इसको बलबन को जाता है। और बलबन ने क्यों समाप्त किया, कब समाप्त किया, ये सारी चर्चा हम तब जानेंगे जब बलबन के बारे में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब इल्तुतमिश के द्वारा किए गए कुछ अच्छे कार्य देख लेते हैं। तो इल्तुतमिश ने सबसे पहला गुंबद बनाया था, ठीक है। और ये गुंबद बनाया क्यों था इन्होंने? क्योंकि इनका जो लड़का था एक नसीरुद्दीन मोहम्मद, तो उसकी कब्र थी, उस कब्र को इन्होंने यादगार बनाने के लिए उस पर एक मकबरा बनाया, ठीक है। और ये पहला मकबरा या कहें कि पहला गुंबद कहलाता है भारत में। चलिए, अब 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। कैसे हुई, क्या हुई, इस पर कोई चर्चा नहीं है, राइट। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? चौगान खेलते हुए। ये प्रश्न पूछा भी जाता है और चर्चा का विषय भी है। देखिए, इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो ऐसे व्यक्ति जिनकी जो मृत्यु है बहुत ही मतलब अलग तरीके से हुई है, जैसे हुमायूं जो है वो पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके बीमार पड़ जाते हैं और मर जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही इससे पहले भी किसी की चाकू घोंप करके हत्या कर दी जाती है, ठीक है। किसी की पहली बार गोली मार के हत्या कर दी जाती है। ये सारी चीजें जो है आपकी जो स्पेशल जो मृत्यु होती है वो आपने याद कर लेनी है, बाकी सारी मृत्यु तो आपके इंपॉर्टेंट नहीं होती है। रुकनुद्दीन रुकनुद्दीन फिरोज शाह चौथे नंबर का शासक था जो कि गुलाम वंश की तरफ से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इनका शासनकाल आप देखिए 1236 में, इसके आगे बढ़े नहीं क्योंकि ये भी अयोग्य थे, राइट। अब होता क्या है कि इल्तुतमिश के मरने के बाद अब ये वैक्यूम आ जाता है और कौन गद्दी पर बैठेगा इसका प्रश्न उठता है। इल्तुतमिश चाहते हैं कि उनकी पुत्री जो रजिया है वो गद्दी पर बैठे, क्योंकि इल्तुतमिश जानते हैं कि इनके बच्चों में रजिया ही जो है वो अच्छे से शासन चला सकती है। लेकिन गलती से क्या होता है, इनकी मृत्यु हो जाती है और जो चहगानी सॉरी तुर्कानी चहलगानी जो बनाया था, 40 सरदारों का समूह बनाया था, जो निर्णय लेता था गद्दी पर कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा, उन्होंने ये माना कि एक लड़की है और लड़की गद्दी नहीं संभाल सकती है, इसलिए हम रजिया सुल्तान को गद्दी पर नहीं बैठाएंगे। तो किसको बैठाएंगे? रुकनुद्दीन फिरोज शाह को बैठाएंगे और उसको कठपुतली की तरह का हम काम करवाएंगे, ठीक है। जो हम कहेंगे वो उसको करना पड़ेगा, इसलिए इन्होंने क्या किया, रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बैठा दिया। लेकिन रजिया सुल्ताना इसी बीच क्या करती है, जनता के बीच में जाती है और जनता से अपील करती है कि बताओ कि मुझे गद्दी पर बैठना चाहिए या नहीं बैठना चाहिए। तो ये कहानी है कि पहली बार किसने जनतांत्रिक रूप से गद्दी संभाली थी, तो रजिया सुल्ताना थी मुस्लिम काल में जिन्होंने जनतांत्रिक रूप से गद्दी संभाली थी, क्योंकि उस समय जो आम जनता थी उन्होंने ही रजिया सुल्ताना को सपोर्ट किया और गद्दी पर बैठने के लिए कहा, ठीक है। तो इस प्रकार से रजिया सुल्ताना गद्दी पर बैठ जाती है। तो देखिए, लाल वस्त्र पहनकर नमाज के समय जनता के मध्य उपस्थित होकर के उनसे न्याय की मांग करती है, राइट। और लाल रंग को इसमें न्याय का प्रतीक माना जाता था। क्लियर हो गया। तो अगर आपसे कोई प्रश्न पूछता है कि रजिया सुल्ताना जो है वो गद्दी पर कैसे बैठी, तो ना इसने रुकनुद्दीन की हत्या की, ना इसने कोई षड्यंत्र किया, इसने सीधे क्या किया, जनतांत्रिक रूप से गद्दी हासिल की अपनी, ठीक है। अब गद्दी पर बैठने के बाद रजिया सुल्ताना ने जो जो थोड़ा सा कहें कि एक फंडामेंटल्स होते हैं उनका पालन नहीं किया और पर्दा प्रथा को तोड़ दिया इसने। पर्दा मतलब जो कहते हैं कि वो पहनते हैं, क्या बोलते हैं उसको, नकाब पहनते हैं, वो नहीं पहना, वो मना कर दिया। और बिल्कुल कोट पहन करके, टोपी पहन करके और फेस पर रुमाल बांध करके ये जाया करती थी अपने गद्दी पर, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये महिला थी और महिलाओं के प्रति जो भी धर्मशास्त्री थे जिनको उलेमा कहते हैं, या अमीर थे जिनको कुलीन भी कहते हैं, वो लोग उतना ज्यादा विश्वास करते नहीं थे और वो चाहते थे कि ये जल्दी से जल्दी गद्दी से बाहर हो जाए, तो इसके खिलाफ षड्यंत्र करते रहते थे। उस षड्यंत्र में वजीर निजाम उल मुल्क जुनैदी एक ऐसा व्यक्ति है जिसने सबसे पहले रजिया सुल्ताना के खिलाफ विद्रोह शुरू किया और इस विद्रोह को भड़काने के बाद उसने कई सारे लोगों को अपने साथ ले लिया और इस वजह से रजिया सुल्ताना मुसीबत में आने की वजह से एक तुर्की सरदार जो थे जिनका नाम है अल्तुनिया, नाम याद करिएगा आप लोग, तुर्की सरदार अल्तुनिया। तो रजिया सुल्ताना ने क्या किया, उन 40 सरदारों में से एक तुर्की सरदार जो थे उनके साथ विवाह रचा लिया ताकि वो जो है आप बाकी 40 को समझाएं और क्या हो आपका, इसकी गद्दी बची रहे। बट होता उल्टा है इसका कि जब अल्तुनिया से ये विवाह कर लेती है
तो अल्तुनिया का भी विरोध करना शुरू कर देते हैं तुर्की सरदार, और इस प्रकार से इसके लिए शासन करना मुश्किल पड़ जाता है। और इसी प्रकार से षड्यंत्र में आकर के या उसमें घिर करके कुछ डाकुओं द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। ठीक। तो रजिया सुल्ताना ने कुछ बहुत खास काम किया नहीं। 4 साल इनका राज रहा, लेकिन वो भी क्या रहा आपका, बिल्कुल डगमगाता रहा। ठीक है ना, कुछ इनको काम करने दिया गया तुर्की सरदारों द्वारा, और हमेशा ये अपने राज्य को बचाने में ही रह गई। राइट। तो इंपॉर्टेंट ये रहेगा इनके संबंध में कि सबसे पहला तो रजिया सुल्ताना पहली महिला थी जिसने जनतांत्रिक रूप से गद्दी संभाली थी। दूसरी बात, इन्होंने लाल वस्त्र का प्रयोग किया था। लाल वस्त्र क्या है आपका, न्याय का प्रतीक माना जाता है। तीसरी बात, इन्होंने पर्दा प्रथा का विरोध किया और टोपी कोट पहन करके ये अपनी गद्दी पर बैठा करती थी। चौथी बात कि इनकी मृत्यु जो होती है वो कहाँ होती है, कैथल नामक स्थान पर होती है, और डाकू द्वारा इनको मार दिया जाता है या डाकू द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। फिर से बात वही आती है कि इनकी मृत्यु थोड़ा विशेष तरीके से हुई है, सामान्य तरीके से नहीं हुई, इनकी हत्या कराई गई है। तो ये भी याद करने का विषय है। और इसमें भी इंपॉर्टेंट ये है कि इनके खिलाफ किस व्यक्ति ने विरोध किया था, वजीर कौन था, तो वजीर निजाम उल मुल्क जुनैदी नामक व्यक्ति ने इनका विरोध किया। तो याद रखिएगा, निजाम उल मुल्क जुनैदी। और सबसे लास्ट एंड बट नॉट लीस्ट इंपॉर्टेंट है कि किस सरदार से या किस तुर्की सरदार से इन्होंने विवाह किया, तो नाम है अल्तुनिया। ठीक है, तो इतना है आपका, इसको याद कर लीजिएगा। अब इसके बाद रजिया सुल्ताना की मृत्यु के बाद आते हैं हम मोइनुद्दीन बहराम शाह की तरफ। राइट। अब यहाँ से रजिया सुल्ताना की मृत्यु होने के बाद से ये माना जाता है कि जो दिल्ली की सल्तनत थी इस पर अप्रत्यक्ष रूप से बलबन का एक प्रकार से है कि कंट्रोल आ गया था, क्योंकि बलबन इस समय एक पावरफुल पोजीशन में थे और तुर्की सरदारों की जो 40 तुर्की सरदार थे तुर्कानी चहलगानी के, उनमें से एक थे। ठीक है, तो इसीलिए इसको जो मोइनुद्दीन बहराम शाह है इसको बलबन के ही समय का एक व्यक्ति माना जाता है। तो देखिए कौन है ये। मोइनुद्दीन बहराम शाह ने 1240 से 1242 तक शासन किया और ये रजिया के भाई थे। रजिया के बाद बहराम शाह तुर्कानी चहलगानी का एक कठपुतली बनकर रह गया। ठीक है, और क्या किया फिर, अब तुर्की जो अमीर थे, तुर्की जो सरदार थे, उन्होंने इसके भी ऊपर एक पद बना दिया और पद का नाम था नायब ए मुमलकत। तो नायब ए मुमलकत, जिसको राजा का या शासक का संग रक्षक कहा जाता है, सॉरी अंग रक्षक होगा, कहा जाता था, या संरक्षक कहा जाता था, वो था। और संरक्षक जो होता है वो हमेशा क्या होता है, किसी भी राजा के हर फैसले पर क्या करता है, अपनी टीका टिप्पणी करता है और बिना इसकी अनुमति के कोई फैसला स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से अब मोइनुद्दीन बहराम शाह के समय से दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे उनका पद थोड़ा सा कम हो गया। यही कारण था कि दिल्ली के शासक का पद कम हो गया था, और जब बलबन गद्दी पर बैठे तो उनको एक वो चाहते थे कि मेरा पद क्या हो, सबसे ऊंचा रहे। तो उन्होंने तुर्कानी चहलगानी जो था उसी को समाप्त कर डाला। राइट। तो चलिए देखते हैं। तो तुर्की अमीरों ने नायब ए मुमलकात यानी कि संरक्षक संरक्षक होगा, हाँ थोड़ा लिखा हुआ गलत है, स्पेलिंग मिस्टेक है, का पद बना करके एतगीन को वास्तविक शासक से भी शक्तियां प्रदान कर दी। अब क्या है कि एतगीन जिसको पहला नायब ए मुमलकत बनाया गया था या संरक्षक बनाया गया था, बहराम शाह ने उसकी हत्या करवा दी। राइट। हत्या इसलिए करवा दी कि भाई वो उसकी बातों में हस्तक्षेप करता होगा, फैसलों में हस्तक्षेप करता होगा, तो बहराम शाह को पसंद आ नहीं रहा था, चाहे अयोग्य हो या कैसा भी हो, लेकिन है तो शासक, पावर तो इसके हाथ में है। राइट। तो इसने क्या किया, एतगीन को अपने रास्ते से हटाने के लिए उसकी हत्या करवा दी, और इसके बाद अपने अपने एक विश्वसनीय व्यक्ति को जिसका नाम शंकर रूमी खां था उसे उस पद पर बैठा दिया। किस पद पर, नायब ए मुमलकत। ये नायब ए मुमलकत शब्द आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो सबसे पहले किसके शासनकाल में इस पद का निर्माण किया गया, इस पद का गठन किया, क्या बोलते हैं उसको, पद को स्वीकृत किया गया, तो ये है आपका बहराम शाह के समय में। ठीक है, और कौन होता था, ये संरक्षक हुआ करता था जिसको शासक से भी अधिक शक्तियां प्राप्त थी। तो इन्होंने क्या किया, रूमी खां को अपना संरक्षक बनाया, और रूमी ने क्या किया, बहराम शाह की हत्या का षड्यंत्र बनाया। ठीक। तो रूमी को, जिसको बहराम शाह ने अपना विश्वसनीय मान करके अपना संरक्षक के पद पर बैठाया था, नायब ए मुमलकत के पद पर बैठाया था, वो क्या करता है, कुछ समय बाद
षड्यंत्र के माध्यम से बहराम शाह को मारने का प्लान करता है, लेकिन बहराम शाह को इसकी भनक पड़ जाती है और ये खुद ही रूमी खां की मृत्यु या हत्या करवा देते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से 1242 में मंगोलों के आक्रमण के कारण बहराम शाह मारा गया और इसके मरने के बाद अलाउद्दीन मशहूद शाह गद्दी पर बैठता है। तो अलाउद्दीन मशहूद शाह कौन है? रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र है। ठीक है, चलिए पहले हमने तीन जो शासक थे उन पर डिस्कशन किया था, राइट, आपको याद होगा। अब हम आगे के तीन शासक जो है उन पर डिस्कशन कर लेते हैं, थोड़ा सा एक रिवाइज करने के लिए। देखिए, इल्तुमिश तक हम पढ़ चुके थे। अब इल्तुमिश के बाद गद्दी पर बैठते हैं रुकनुद्दीन फिरोज शाह, लेकिन रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो है वो अयोग्य होते हैं। इस वजह से रजिया सुल्ताना जनता के बीच जाती है और अपने लिए न्याय की मांग करती है, गद्दी पर बैठ जाती है। रजिया सुल्ताना की गद्दी पर बैठने से जो तुर्की अमीर होते हैं वो बहुत नाराज हो जाते हैं और वो चाहते हैं कि इसको हटा दिया जाए और इसके खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू कर देते हैं। तो उस समय रजिया के एक वजीर होते हैं, नाम है उनका निजाम उल मुल्क जुनैदी, जो कि रजिया के खिलाफ, भाई वजीर जो है किसी भी राजा का सबसे विश्वसनीय होता है, कहीं कि शक्तिशाली होता है, प्रधानमंत्री हुआ एक प्रकार से वो, है ना। और वो ही जब विद्रोह कर देगा तो फिर राजकाज संभालना इतना आसान नहीं रह जाता। इसलिए इस विद्रोह से बचने के लिए रजिया एक तुर्की सरदार को अपने फेवर में ले लेती है और उससे विवाह बना लेती है। ठीक, तो अल्तुनिया नामक तुर्की सरदार को रजिया अपने फेवर में लेकर के उनसे विवाह कर लेती है और इस प्रकार से कुछ समय तक ये जो षड्यंत्र होता है उससे बच जाती है। लेकिन अंततः कैथल नामक स्थान पर 1240 में डाकू द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती थी। ठीक है, बहुत ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट इसमें है नहीं। इसके बाद रजिया के मरने के बाद उसका एक और भाई होता है मोइनुद्दीन बहराम शाह, वो गद्दी पर बैठता है, लेकिन ये अयोग्य होता है। इसकी अयोग्यता के कारण से जो तुर्की अमीर होते हैं वो सत्ता का जो पावर होता है अपने हाथ में लेने का प्रयास करते हैं और एक पद का निर्माण करते हैं, नाम है नायब ए मुमलकत। तो तुर्की अमीरों द्वारा नायब ए मुमलकत, जिसको संरक्षक कह सकते हैं आप हिंदी में, पद का गठन किया जाता है या कहीं की निर्माण किया जाता है और उस पद पर सबसे पहले बैठाया जाता है ऐतगीन को। अब ये ऐतगीन शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, नायब ए मुमलकत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऐतगीन के अननेसेसरी इंटरप्शन की वजह से कहें कि अनावश्यक जो हस्तक्षेप है उसकी वजह से परेशान होकर के मोइनुद्दीन बहराम शाह इनकी मृत्यु करवा देते हैं और अपना विश्वसनीय एक व्यक्ति होता है रूमी खां, उसको उस पद पर बैठाते हैं। किस पद पर? नायब ए मुमलकत पर। तो लेकिन ये होता तो बहराम शाह का विश्वसनीय है, किंतु इनके खिलाफ ये षड्यंत्र करना शुरू कर देता है। तो ये जानते हुए कि ये मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, बहराम शाह अपने ही विश्वसनीय व्यक्ति को रूमी खां की हत्या करवा देते हैं। लेकिन फिर 1242 में मंगोलों के एक आक्रमण में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो अब यहाँ से प्रश्न होता है कि गुलाम वंश के किस शासक की मृत्यु मंगोलों के आक्रमण के कारण से हुई थी? ठीक है, गुलाम वंश के किस शासक की मृत्यु मंगोलों के आक्रमण के कारण से हुई थी? तो आंसर क्या होगा? बहराम शाह। ठीक है, बहराम शाह की मृत्यु के बाद इनके पुत्र अलाउद्दीन मशहूद शाह, सॉरी, रुकनुद्दीन फिरोज शाह के पुत्र अलाउद्दीन मशहूद शाह गद्दी पर बैठते हैं और अब 1242 से 46 तक इनका राज चलता है। इसने मलिक कुतुबुद्दीन हसन को अपना नायब तथा अबू बर्क को अपना वजीर बनाया। नायब मतलब क्या? संरक्षक। नायब ए मुमलकत पूरा नाम है उसका, आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है, अब नायब शब्द सुनाई देगा आपको इसके आगे। तो कुतुबुद्दीन हसन को अपना इन्होंने नायब बनाया और अबू बर्क को अपना वजीर बनाया। अब इन दोनों नामों में, कुतुबुद्दीन हसन में और अबू बकर में, अबू बकर जो है आपका वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होता है फिर, बलबन जो है, मैंने बताया था आपको कि अब जो है बलबन का काल शुरू हो जाएगा कि बलबन एक शक्तिशाली व्यक्ति होता है और धीरे धीरे सत्ता को अपने हाथ में लेने के वो क्या करता है, प्रयास करना शुरू कर देता है। तो बलबन इनका बहुत ज्यादा विश्वसनीय बन जाता है। ठीक है, और वो क्या करता है, एक षड्यंत्र करके मसूद शाह को गद्दी से हटा करके कैद कर लेता है, राइट। और इसको कैद करने के बाद बनाता है ये नसरुद्दीन महमूद को नया शासक। तो मसूद शाह को गद्दी से हटाने के लिए षड्यंत्र कौन करता है? बलबन करता है। और मसूद शाह को गद्दी से हटा करके ये नासिरुद्दीन मोहम्मद को नया शासक बना देता है। तो इस प्रकार से
8वें नंबर पे जो शासक बनता है गुलाम वंश का, वो है कौन? नासिरुद्दीन मोहम्मद। तो अब 1249 में बलबन को अलू खां की उपाधि प्रदान की जाती है। बलबन के संबंध में, इल्तुतमिश के संबंध में, या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में जो भी बातें आपके सामने आती हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है, तो छोटी छोटी बात भी आपने याद रखनी है। एग्जाम में यही ज्यादा पूछा जाता है आपका। तो बलबन को अलूग खां की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? बलबन को अलूग खां की या अलूग खां की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो याद रखना है आप लोगों को, नसीरुद्दीन मोहम्मद द्वारा। और कब दी गई थी? 1249 में, 1249 में दी गई थी। ठीक है। और साथ ही साथ नायब ए मुमलकात का भी पद इनको दे दिया गया। और नायब ए मुमलकात कौन होता है? संरक्षक होता है। तो देखिए अब क्या हो गया है कि बलबन सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गया है, क्योंकि नायब ए मुमलकत जो है वो शासक से भी अधिक शक्तियां रखता था। इस प्रकार नसीरुद्दीन मोहम्मद ने के शासनकाल में सारी शक्तियां जो है बलबन के हाथों में चली जाती हैं। ठीक है। तो यहां तक आप लोग थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिएगा। 8 शासक हम पढ़ चुके हैं। 8 में से शुरुआत के 3 कौन हैं, फिर 3 कौन हैं, फिर 3 कौन है? 3 हमने हमें हमारे पास 9 शासक है ना, तो हमने 9 के 9 याद नहीं करने हैं। पहले 3 याद करने हैं, पढ़ने हैं, फिर रिवाइज करना है। फिर 3 याद करने हैं, फिर पढ़ना है, फिर रिवाइज करना है। एंड फिर 3 याद करने हैं, पढ़ना है, रिवाइज करना है। इस प्रकार से आपको इजीली याद हो जाएगा। बट इन सभी में इंपॉर्टेंट जो है वो 3 ही है। पहला है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा है इल्तुतमिश, और तीसरा कौन? बलबन। आइए बात करते हैं गयासुद्दीन बलबन की। गयासुद्दीन बलबन का शासनकाल 1266 से लेकर के लगभग 1287 तक का, यानी कि 1287 तक का रहा है। अब बलबन के संबंध में जो जो आपकी बातें यहाँ लिखी हुई हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं, तो एक भी तथ्य को आप बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे, याद करेंगे। तो सबसे पहला तो यह है कि रक्त एवं लौह की नीति इसने अपनाई थी। रक्त एवं लौह की नीति क्या होती है और इसको अपनाने वाला पहला शासक कौन था? यह प्रश्न जरूर आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो जानिए कि रक्त एवं लौह की नीति अपनाने वाला पहला शासक कौन था? गयासुद्दीन बलबन। और यह होती क्या है? होती यह है कि भाई अगर कोई भी व्यक्ति शासक की अवहेलना करता है या उसके किसी भी आदेश को नहीं मानता है, तो उसको मौत के घाट उतार दिया जाएगा, नहीं उसकी मृत्यु कर दी जाएगी। तो इसी को रक्त एवं लोह की नीति कहते हैं। ठीक है भाई, आपने जो कहा, सामने वाले ने माना तो ठीक, नहीं माना तो उसको मार डालो। तो इसे बोलते हैं रक्त एवं लोह की नीति, या कहें कि एक तानाशाही। तो इसने खुद को निरंकुश और ईश्वर का प्रतिबिंब कहा, और एक उपाधि धारण की जिसे कहते हैं जिल्ले इल्लाह। लिख लीजिएगा, जिल्ले इल्लाह नामक उपाधि इन्होंने धारण की। इसका मतलब होता है ईश्वर का प्रतिबिंब। ठीक है। अब ऐसा इन्होंने इसलिए कहा क्योंकि अगर जनता को विश्वास दिया जाए, क्योंकि देखिए कई लोग तो होते हैं जो धार्मिक कट्टरपंथी होते हैं, अगर उनको विश्वास दिला दिया जाए कि ये व्यक्ति जो है वो ईश्वर का ही एक रूप है, तो हर कोई क्या होता है, उसकी सेवा करना, उसकी बात मानना शुरू कर देता है। ठीक है। इस हेतु इसने खुद को ईश्वर का प्रतिबिंब कह दिया। दो इन्होंने कहें कि क्या बोलते हैं प्रथाएं चलाई। पहली प्रथा थी सिजदा की, और दूसरी पाबोस की। ये बहुत पूछा जाता है, सिजदा और पाबोस की प्रथा किसने चलाई थी? तो सिजदा और पाबोस की प्रथा बलबन द्वारा चलाई गई थी। राइट। अब इसमें सिजदा का मतलब क्या है, पाबोस का मतलब क्या है? सिजदा मतलब सर झुकाना। आप पढ़ते हैं ना सजदा करना, कई सारे गानों में भी सुना होगा आपने ये। सजदा करना मतलब कि अल्लाह के सामने सर झुकाना या ईश्वर के सामने सर झुकाना, उसे बोलते हैं सिजदा करना। तो यहाँ पर अल्लाह का प्रतिबिंब कौन है, ईश्वर का प्रतिबिंब कौन है? बलबन, यानी कि शासक। तो इन्होंने ये प्रथा चलाई कि जो भी व्यक्ति आएगा, ठीक है, महल में, तो उसे क्या करना पड़ेगा, अपना सर झुका करके रखना पड़ेगा मेरे सामने। और या फिर जहां भी मैं जाऊंगा वहां पर हर व्यक्ति को अपना सर झुकाना पड़ेगा। माना कि ये कहीं निकल गए मार्केट में, तो उस मार्केट में जितने लोग खड़े हैं वो सब सर झुका के खड़े हो जाएंगे इनके आने पर। ठीक है। दूसरा है पाबोस, यानी कि पैरों को चूमना। ठीक है। यानी कि जो भी व्यक्ति है उसको शासक के पैरों को चूमना पड़ेगा। शासक कौन था? बलबन। तो बलबन के पैरों को चूमना पड़ेगा। तो 3 चीजें याद रखनी है आपको अभी तक जो बलबन का पढ़ चुके हैं। पहला रक्त एवं लोह की नीति, दूसरा कि इन्होंने खुद को जिल्लेल्लाह कहा। जिल्लेल्लाह मतलब ईश्वर का प्रतिबिंब। और फिर सिजदा एवं पाबोस का जो प्रथा थी वो इन्होंने चलाई। सिजदा मतलब सिर झुकाना, पाबोस मतलब पैरों को चूमना। ठीक है। इसके बाद इन्होंने तुर्कानी चहलगानी को समाप्त करा दिया था, बताया था आपको मैंने पहले ही। राइट।
फिर बरीद ए मुमालिक यानी कि एक गुप्तचर विभाग भी इन्होंने बनाया। बरीद ए मुमालिक क्या है? ये एक गुप्तचर विभाग है जो कि बलबन द्वारा गठित किया गया था। इसका काम था कि ये राज्य के सारे क्षेत्रों में फैले रहें और छोटी-छोटी जो गतिविधियां होती हैं, अगर वो गतिविधि राजा के खिलाफ षड्यंत्र की हो या कोई भी हो, वो राजा तक पहुंचाए। ठीक है, तो बरीद ए मुमालिक क्या है? गुप्तचर विभाग है। मैं फिर से कह रहा हूं, मुस्लिम काल में बहुत सारे ऐसे नाम आपको दिखाई देंगे और ये नाम आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप प्रीवियस ईयर के कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए तो ऐसे नाम आपको वहां मिल जाएंगे, इनका अर्थ पता होना चाहिए। ठीक है, फिर एक लेखक थे इनके समय के, बर्नी। उनके अनुसार बलबन की मृत्यु से दुखी होकर मलिकों ने अपने वस्त्र फाड़ दिए थे और नंगे पांव सुल्तान के शव को कब्रिस्तान ले गए थे तथा 40 दिनों तक मृत्यु का शोक मनाते हुए जमीन पर सोए थे। तो बलबन का इतना ज्यादा प्रभाव था सब पर कि इसकी मृत्यु के बाद लोगों ने क्या किया, अपने कपड़े तक फाड़ दिए। मतलब इतना मतलब ज्यादा उन्होंने क्या किया, शोक जताया और नंगे पांव रहे और 40 दिन तक क्या हुआ, जमीन पर ही सोए। तो इतना ज्यादा प्रभाव बलबन ने अपना छोड़ा था किसमें, सल्तनत सल्तनत काल में। ठीक है, या कहेंगे गुलाम वंश में। ओके, अब हाँ, इससे पहले हमने पढ़ा था कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कि वो कुतुबी वंश के थे। फिर पढ़ा इल्तुमिश के बारे में कि वो क्या थे, आपके शमशी वंश के थे। अब है बलबन, तो बलबन किस वंश के हैं? बलबन बलबनी वंश के हैं। तो 3 वंश पढ़ेंगे आप गुलाम वंश में। पहला है आपका कुतुबी, जिसके कुतुबुद्दीन ऐबक थे। दूसरा आपका शमशी, शमशी के थे इल्तुमिश। और तीसरा है आपका बलबनी, जिसके थे कौन, बलबन। ठीक है, चलिए, तो ये गुलाम वंश हमारा आज खत्म होता है। फिर बाकी कल की क्लास में हम खिलजी वंश पर डिस्कशन करेंगे। कोई भी अगर टॉपिक है आपको नहीं समझ में आएगा तो पूछ लीजिएगा। देखिए, क्योंकि आपको पता है समय कम है, इस वजह से हमको थोड़ा रैपिड करना पड़ रहा है। बट रैपिड डिस्कशन के बाद भी मैं वो पॉइंट तो आपके बार बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ आपको, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इससे क्या होगा कि आपको वन लाइनर रटने की जरूरत नहीं है। आप लोग जब ये सुनेंगे तो कई सारी चीजें क्या होती है, हमको सुन करके याद हो जाती हैं। तो ठीक है, ये आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल हो सकता है।